नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लासेस में। और इससे पहले हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी के बारे में चल रही है। और इससे पहले हमारी जो क्लास थी वो ओथेलो के बारे में थी और हैमलेट के बारे में मैंने उससे पीछे वाली क्लास में बता दिया था। और हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पीछे वाली वीडियो देखते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको ईजिली समझ में आ जाती है, क्योंकि आपका एक बेस तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको वीडियो समझने में किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास अबाउट किंग लेयर। और आज हमारी थर्ड ट्रेजेडी हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कौन सी है? हमारी किंग लेयर। किंग लेयर वॉज पब्लिश्ड इन 1605। जो किंग लेयर है वो कब पब्लिश हुई थी? 1605 में। मैंने आपको टेक्निक बता दी थी लर्न करने की। यू कैन ईजिली मेमोराइज लर्न ऑफ टेक्निक ऑफ HOKM, हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर और मैकबेथ। और मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जो ट्रेजेडी हैं वो उनका एक थीम होता है, वो किसी पर आधारित होती है। जैसे हैमलेट थी वो इन एक्शन ऑफ एक्टिविटी के ऊपर आधारित थी। इन एक्शन का उसका इन एक्शन या इन एक्टिविटी का क्या था? उसका थीम था। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में ओथेलो में पढ़ा, जो किसके बारे में थी? वो सस्पिशन के बारे में थी, डाउट के बारे में थी, संदेह के बारे में थी। इन दैट डाउट, सस्पिशन और कन्फ्यूजन द हीरो ऑफ द स्टोरी ओथेलो किल्स हिज वाइफ, मर्डर हिज वाइफ डेस्टिमोना। उसने अपनी पत्नी को मार दिया था संदेह के कारण। तो वो किस पे आधारित थी? संदेह की पर। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो किसके ऊपर आधारित है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप पिछली वीडियो को समझोगे तो आपको हर वीडियो इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज वाली जो बेस्ट है वो है इनग्रेटिट्यूड ऑफ चिल्ड्रन। इनग्रेटिट्यूड ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की आसान फरामोशी। और इनग्रेटिट्यूड ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसऑनर करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उसके बारे में ये ट्रेजेडी है। और मैं थोड़ा आपको ये बेसिक भी इसका बता दूं कि जो हमारी इंग्लिश के अंदर फर्स्ट ट्रेजेडी है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गोरबोडक। जो हमारी फर्स्ट ट्रेजेडी है इंग्लिश के अंदर वो कौन सी है? हमारी गोरबोडक है, जो कब पब्लिश हुई थी? 1561 में। ठीक है, 1561 में हमारी गोरबोडक जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी इंग्लिश की वो पब्लिश हुई थी। और ये लिखी किसने थी? थॉमस नॉर्टन एंड शेकविले। थॉमस नॉर्टन और शेकविले द्वारा हमारे इंग्लिश में फर्स्ट ट्रेजेडी 1561 में लिखी गई थी। और इसी पे आधारित जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किंग लेयर है। तो आपको थोड़ा इसका कहानी का प्लॉट बता देता हूँ। इसमें दो कहानियाँ हैं। इन फर्स्ट स्टोरी द किंग लेयर announces that he is going to divide his property और kingdom among his daughters। जो किंग लेयर है उसकी 3 बेटियां हैं और उनको आज अनाउंस किया है राजा ने कि वो अपना राज्य है या जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आज उनको दे देगा। जो भी, लेकिन वो उस पर एक कंडीशन रख देता है कि जो भी डॉटर जो भी उसकी जो 3 डॉटर हैं उनके मैं नाम लिख देता हूँ। बहुत बार क्वेश्चन इनमें से आ जाते हैं, जैसे गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। जो ड्यूक ऑफ एल्बनी के साथ शादी हुई है इसकी ड्यूक ऑफ एल्बनी, एंड इसकी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। और इसकी किसके साथ शादी हुई है? ड्यूक ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का राजा है उसके साथ। इसके अलावा कैंट भी हीरो आता है इसमें। थोड़ा ये फर्स्ट प्लॉट के बारे में तो हम थोड़ी सी ये कहानी जान लेते हैं। सेकंड प्लॉट के भी हीरो लिख देता हूँ, जिसमें अर्ल ऑफ ग्लाउचेस्टर, इसके 2 बेटे हैं, एडमंड और एडगर। और चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आपको मैंने बताया जब ये प्ले शुरू होता है तो किंग लेयर इज़ गोइंग टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी और किंगडम
अमंग हिज 3 डॉटर्स नेम इज गोनरिल, रेगन और कॉर्डेलिया। इन तीनों के बीच में वो अपनी प्रॉपर्टी करता है अनाउंस कि वो उनको ये प्रॉपर्टी नाम कर देगा, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। ही इज़ गोइंग टू रिटायर्ड फ्रॉम हिज थ्रोन। अब वो ही इज़ गोइंग टू अब्डिकेट हिज थ्रोन, अब वो राज सिंहासन है वो त्याग देगा, और आज के बाद जो इसकी जो किंगडम है या प्रॉपर्टी की वारिस कौन है, ये 3 उसकी बेटियां हैं वो होगी। लेकिन वो एक कंडीशन रखता है कि जो भी बेटी उससे ज़्यादा प्यार करेगी उतना ही धन वो उसको देगा। तो सबसे पहले गोनरिल से पूछा जाता है कि व्हाट कैन यू डू फॉर मी, हाउ मच यू लव मी। सो शी सेड दैट आई लव यू टू मच, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ दैट आई कैन डाई फॉर यू, आपके लिए जान दे सकती हूँ, कुछ भी, वट एवर आई कैन डू फॉर यू, मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बड़ा खुश होता है किंग लेयर और उसको अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा नाम कर देता है। उसके बाद रेगन की बारी आती है, तो रेगन भी इसो एलिक्वेंटली उस बातों को बताती है कि आई कैन डू एनीथिंग फॉर योर फादर, आई लव यू सो मच, नोबडी कैन लव यू लाइक मी, नोबडी कैन लव्स यू लाइक मी, मेरे तरह आपको कोई और प्यार कर ही नहीं सकता दुनिया में। तो इसको भी वो प्रॉपर्टी को दे देता है। लास्ट में जो टर्न आती है वो कॉर्डेलिया की आती है, और जो हमारी मुख्य हीरोइन है, जो मुख्य करेक्टर है इस कहानी के अंदर क्या है, कॉर्डेलिया है। और कॉर्डेलिया बड़े सुंदर शब्दों में उसका जवाब देती है, और वो जो जवाब देती है कोटेशन के रूप में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो कॉर्डेलिया से जब पूछा जाता है कि हाउ मच डू यू लव योर फादर, शी सेड आई लव योर मेजेस्टी, आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नो लेस। तो कॉर्डेलिया जवाब देती है कि पिता आपने मुझे बड़ा किया है, पाला पोसा है, तो मैं आपसे प्रेम करती हूँ, लेकिन उतना ही प्रेम करती हूँ कि जितना एक बेटी को अपने पिता से करना चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम। कि हमारा जो बाप बेटी का जो प्रेम होता है उतना ही मैं आपसे प्रेम करती हूँ, ना ही कम ना ही ज़्यादा। मैं रेगन और जो हमारी गोनरिल है उनकी तरह जो डिंगे मार रही है कि मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ जितना कि एक बेटी को पिता से करना चाहिए। तो ये बात जब किंग लेयर सुनते हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, और साथ के साथ जो गोनरिल और रेगन है वो दे पॉइजनड हिज ईयर, वो उनके कान भी भर देती है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, ये देखो आपसे प्यार ही नहीं करती। तो इन सब बातों में आके जो किंग लेयर है वो कॉर्डेलिया को ही बेनिस्ड कॉर्डेलिया फ्रॉम हिज किंगडम। तो ही बेनिस्ड कॉर्डेलिया फ्रॉम हिज किंगडम। जो किंग लेयर है वो अपनी बेटी को अपने राज्य से क्या देते हैं, निकाल देते हैं। और जो इसका पहले किसी राजा के साथ जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी था उसके साथ रिश्ता हुआ था, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि अब इसके पास ना तो राज्य है, ना धन है, ना दौलत है, तो इसका रिश्ता टूट जाता है। लेकिन देखिए जब ये रिश्ता टूट जाता है तो ड्यूक ऑफ फ्रांस है, उसे जब ये देखता है कि ये लड़की बड़ी ईमानदार है, बड़ी ऑनेस्ट है, बड़ी पाइजियस है, बड़ी पवित्र है, बड़ी ईमान, हर बात को बड़ी सच्चाई से कहती है, तो वो कहता है कि इस लड़की से शादी मैं करूँगा। तो ड्यूक ऑफ फ्रांस है उससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है उसकी ऑनेस्टी देखकर। और उसके बाद एक कंडीशन रखी जाती है कि अल्टरनेटली कि कुछ दिनों के लिए राजा है वो गोनरिल के पास रहेगा और कुछ दिनों के बाद रेगन के पास। और जैसे ही वो प्रॉपर्टी नाम करता है तो गोनरिल और उसके हस्बैंड है वो किंग लेयर को सताना शुरू कर देते हैं, वो उसे दुखी करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। तो एक दिन वो घर छोड़ के किसके पास, रेगन है, जब उसको तंग करते हैं तो वो वहाँ से चला जाता है, गोनरिल के पास जाता है। गोनरिल भी उसे तंग करती है, उसकी बेइज्जती करती है, ऐसे ऐसे शब्द कहती है। जब गोनरिल उसको ऐसे शब्द कहती है तो किंग लेयर एक ये सेंटेंस बोलता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब गोनरिल उसकी डिसरिस्पेक्ट करती है तो वो एक ये जो लाइन बोलता है, हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ, कि सांप के काटने से इतना दुख नहीं है, यदि मुझे सांप काट लेता तो इतना दुख नहीं होता। इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड, कि आप जैसी औलाद पैदा की, आप जैसे बच्चे मैंने बच्चों को जन्म दिया, आप जैसी बेटियों को जन्म दिया, तो
इतना दुख मुझे सांप के काटने से नहीं होता जितना दुख आपने जो शब्द मेरे प्रति कहे हैं, जो वर्ड प्रयोग किए हैं, जो अब्यूसिव लैंग्वेज प्रयोग की अपने पिता के लिए, बुजुर्ग पिता के लिए, तो अगर मुझे सांप भी काट लेता तो इतना दर्द नहीं होता जितनी गोनरिल ने जो बातें कही है उनसे मुझे दुख हुआ है। अंत में जो किंग लेयर है वो किसके पास चला जाता है? कॉर्डेलिया के पास, और कॉर्डेलिया उसकी बड़ी सेवा करती है, बड़ा उसको संभालती है, उसका रख रखाव करती है, और वही उसकी क्या होती है? रियल डॉटर होती है। और लास्ट में क्या होता है कि एक युद्ध चल रहा होता है जिसमें कॉर्डेलिया, जो कैंट है, कैंट के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, कैंट कैसियस के रूप में डिस्गाइज होता है, कैसियस के रूप में डिस्गाइज होता है, और वो हमेशा किसकी मदद करता है? कॉर्डेलिया की, लेकिन उसको भी वहाँ से निकाल दिया जाता है अपने किंगडम से। और जब युद्ध चल रहा होता है तो कॉर्डेलिया और राजा को बंदी बना लेते हैं। गोनरिल जो महारानी होती है वो क्या बना देती है? बंदी बना लेती है। और बाद में जब आदेश दिया जाता है कि गोनरिल को फांसी दे दी जाए, तो जो फांसी वाला व्यक्ति होता है वो गोनरिल को क्या दे देता है? फांसी दे देता है। और कॉर्डेलिया को, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, कॉर्डेलिया को फांसी लटका दिया जाता है, और वो वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। और अपनी बेटी को अपने बाजुओं में उठाता है कौन? किंग लेयर। तो उसको बड़ा दुख होता है और बड़ा बुरा फील होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मेरी बेटियों ने इतना मान लो बुरा किया सभी के साथ। उसको बड़ा दुख होता है इन बातों का, और अंत में उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी के अंदर एक छोटी स्टोरी है, अर्ल ऑफ ग्लौचेस्टर। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, एक बार तो एग्ज़ाम में नेट में आया भी है कि एडमंड का नाम, अन्य नाम क्या था। देखो, इस जो अर्ल ऑफ ग्लौचेस्टर है इसके दो बच्चे हैं, एक तो एडमंड है और एक एडगर है। एडमंड है वो इसका लेजिटिमेट सन है, यानी कि जो उसका रियल बेटा है, और एडगर है वो क्या है? इसका नाजायज़ औलाद है उसकी, ठीक है। उसका मान लो एक तो एडमंड बेटा है वो तो जायज़ औलाद है, एडगर है वो उसकी नाजायज़ औलाद है। तो एडगर प्लान बनाता है कि एडमंड को घर से निकाल दिया जाए। सेम स्टोरी जैसे कॉर्डेलिया को प्लान बनाते हैं बाहर निकालने का, कौन? गोनरिल और रेगन है वो मिलकर किसको बाहर निकाल देती है? कॉर्डेलिया को घर से। उसी प्रकार एडगर ग्लौचेस्टर के साथ मिलकर उसके कान भरता है और किसको घर से बाहर निकाल देते हैं? एडमंड को घर से बाहर निकालते हैं। तो जब एडमंड घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो बेगर के रूप में रहता है, और वो अपना नाम चेंज कर लेता है जिसका नाम होता है ओ टॉम बेडलम। ओ टॉम बेडलम एज ए बेगर, भिखारी के रूप में, भिखारी बनकर टाइम पास करता है कौन? एडमंड। और अंत में क्या होता है कि एक युद्ध होता है एडमंड और एडगर के बीच में, जिसमें एडमंड है वो एडगर को क्या कर देता है? घायल कर देता है, और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इस प्रकार ये कहानियाँ चलती रहती है। और ये जो कहानियाँ हैं, जैसे अर्ल ऑफ ग्लौचेस्टर है, जब अंधा हो जाता है उसकी आंखें निकाल दी जाती है युद्ध के अंदर, जब उसको बंदी बनाया जाता है तो उसकी आंखें निकाल दी जाती है, तब ये प्रोवर्ब वो वहाँ पे बोलता है, एज फ्लाइज टू वेंटन बॉयज आर वी टू द गॉड दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, कि वी आर लाइक ए वी आर फ्लाइज टू द वेंटन बॉयज। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो मक्खियों के साथ या तितलियों के साथ खेलते हैं, उसी प्रकार भगवान है वो व्यक्तियों की ज़िंदगी के साथ खेलता है। वो जब चाहे व्यक्ति को मृत्यु दे सकता है, उसकी आंखें छीन सकता है, अंधा कर सकता है। तो भगवान है वो एक बच्चे की तरह है, जो बच्चा किसी भी मान लो जो बटरफ्लाइज हैं या कीड़े मकोड़े हैं उनको मार देता है, उसी प्रकार भगवान अपने खेल के अंदर ऐसे ऐसे खेल रचता है जिससे व्यक्ति की समय से पहले क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इसको ट्रेजेडी भी कहा जाता है। तो साथियों, ये सब था आज की क्लास के बारे में, और कुछ आपको कोटेशन लिखाई है, कुछ ये आपको नेम लिखाए हैं। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि 1-2 दिन से मैं क्लास नहीं बना पाया क्योंकि 23 तारीख को मेरा KVS का एग्ज़ाम था, PGT का, और मैं आपको बता दूं कि बड़ा इजी एग्ज़ाम आया था। तो इसमें करीबन 110 के करीबन क्वेश्चन थे जो इंग्लिश के थे, जिसमें हमारा NCERT प्लस
ग्रामर था। सिर्फ इसमें जो 10 से लेकर 12 तक बुक्स थी हमारी और प्लस में ग्रामर थी। तो आजकल जो लेवल है वो अलग टाइप से आने लगा है। जैसे KVS में पहले लिटरेचर आ जाता था, कभी लिटरेचर आ जाता है, कभी ग्रामर हो जाती है, ठीक है, कभी NCERT का सिलेबस आ जाता है। तो हमारे भी यहाँ आपको पता है TGT के एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग होगी, तो लगभग हमारे गोपाल सिंह खत्री जी ने कह दिया कि 75% सिलेबस आएगा। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि 75% NCERT लिटरेचर प्लस ग्रामर किस में से आएगा, हमें कुछ भी पता नहीं है। वी आर ब्लाइंड टू द सिलेबस। तो हमें NCERT भी प्रिपेयर करनी है, लिटरेचर भी प्रिपेयर करना है और ग्रामर भी प्रिपेयर करना है। और आई थिंक अगर आप अच्छी पकड़ इस पे ग्रामर पे, लिटरेचर पे और हमारी जो NCERT है वो भी मैं आपको कराऊंगा चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं है कि जैसे देखो मेरा आगे PGT का भी एग्ज़ाम है मेवात कैडर का, तो उसमें मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो जो चीज़ें मेरे सामने आएंगी, चाहे वो ग्रामर है, चाहे हमारा लिटरेचर है, तो मैं आपको क्लासेस आपके लिए बनाता रहूँगा। और साथियों इसी के साथ आपको थोड़ा बहुत ही करा दिया है। एंड दिस मैटर डेफिनेटली आई एम 100% श्योर, आई एम डैम श्योर दैट दिस मैटर विल हेल्प यू ए लॉट to crack your exam, to achieve your target, whether you are preparing for HSC, Haryana exam, KVS or a DSSB, for any exam, it may be your net, चाहे आपका नेट का है, KVS का है, TGT स्क्रीनिंग है, PGT HPSC का है, तो आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ा हुआ आपका विल नॉट गो इन वेन, आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको एक भी शब्द करवाता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वता रखता है। तो इसी के साथ साथियों मेरी क्लासें चलती रहेंगी। टिल देन टेक केयर, आपका समय मंगलमयी हो।